प्रशांत किशोर जी एक ऐसे चंचल चतुर व्यक्ति हैं जो अपने चाणक्य नीति से पर्दे के पीछे रहकर कई पॉलिटिक्स पार्टी को जीत दिलाए हैं अपने रणनीति से। चाहे वो जिस भी पद के लिए खड़ा हो, चीफ मिनिस्टर हो या प्राइम मिनिस्टर, आखिर प्रशांत किशोर जी इस काम से अच्छे खासे पैसे कमा रहे थे, तो इस काम से इस्तीफा क्यों दिए? प्रशांत किशोर क्यों स्ट्रेटेजिस्ट को छोड़कर जन स्वराज को चला रहे हैं? इनका मकसद क्या है? प्रशांत किशोर जी बिहार के लिए क्या करना चाह रहे हैं? प्रशांत किशोर के करियर के बारे में जानेंगे। कब इन्होंने जॉब को छोड़कर पॉलिटिक्स में एंट्री किए, उस टाइम पार्टी के अंदर प्रशांत किशोर जी का क्या रोल रहते थे, आज हम इन्हीं सब बातों को समझेंगे। पिछले वर्षों में जिस तरह के हालात बिहार में रहे हैं, मुझे लगता है कि प्रशांत किशोर जैसे लोगों की बिहार को बहुत ज़रूरत है। बिहार को विकास के लिए, बिहार को आगे बढ़ने के लिए बहुत बड़े प्रयास की ज़रूरत है और जन स्वराज एक अच्छा प्रयास है। प्रशांत किशोर जी का जन्म 1977 में बिहार के रोहतास डिस्ट्रिक्ट के कोनार गांव में हुआ। फिर कुछ समय के बाद वहां से उनकी पूरी फैमिली बिहार के बक्सर डिस्ट्रिक्ट में शिफ्ट हो गए, क्योंकि उनके पिताजी बिहार सरकार के विभाग में डॉक्टर के पद पर तैनात थे। प्रशांत किशोर की स्कूली शिक्षा बक्सर डिस्ट्रिक्ट में हुई और फिर इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के लिए हैदराबाद भेजे गए। वहां से अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई खत्म करने के बाद उन्होंने सबसे पहले यूनाइटेड नेशंस में एक हेल्थ स्पेशलिस्ट के रूप में अपना योगदान दिया। प्रशांत किशोर को फर्स्ट पोस्टिंग मिला आंध्र प्रदेश और हैदराबाद में। वहां उनको एक अपॉर्चुनिटी मिला वर्क करने का। वहां उन्होंने मेहनत और लगन से वर्क किया। उनके मेहनत और लगन को देखकर उनको बिहार भेजा गया पोलियो इराडिकेशन प्रोग्राम के लिए। उस टाइम बिहार की चीफ मिनिस्टर थी लालू यादव की पत्नी राबड़ी देवी। उन्हीं के निगरानी में प्रशांत किशोर को यूनाइटेड नेशंस में वर्क करने की अनुमति मिली, लेकिन प्रशांत किशोर को कुछ समय के बाद यूनाइटेड नेशंस में काम करने में इंटरेस्ट नहीं आने लगे, तो इन्होंने कंप्लेन किया। इनके कुछ दिन के बाद उनको फील्ड वर्क करने के लिए वहां से उनको अफ्रीका के चार भेजा गया। वहां उनको डिवीजन हेड की पोजीशन दी गई। वहां उन्होंने तकरीबन 4 साल तक वर्क किया। अफ्रीका में प्रशांत किशोर काम कर ही रहे थे। उन्होंने भारत के लिए एक हाई ग्रोथ रेट वाले राज्यों में कुपोषण के हालात के ऊपर एक पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने उस पत्र में 4 राज्यों की कंपेयर की, जिसमें हरियाणा, गुजरात, महाराष्ट्र और कर्नाटक शामिल है। इसमें इन्होंने देखा कि सबसे अधिक कुपोषण से घिरा हुआ स्टेट है तो वह है गुजरात। प्रशांत किशोर के लिखे हुए पत्र नरेंद्र मोदी के ऑफिस पहुंचते हैं। उस समय नरेंद्र मोदी गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे। नरेंद्र मोदी के जितने कमेटी के सदस्य थे, उन्होंने प्रशांत किशोर के बातों के ऊपर गौर किया, उनके स्ट्रेटजी को देखा, उनके विजन्स को देखा और प्रशांत किशोर से कई तरह के डिस्कशंस करने के बाद उनको फाइनली जाकर प्रशांत किशोर को कहा, आप आइए मिलकर इस प्रॉब्लम को दूर करेंगे। यहाँ से प्रशांत किशोर की पॉलिटिक्स में एंट्री होती है। प्रशांत किशोर अफ्रीका में अपना जॉब यूनाइटेड नेशंस को छोड़ते हैं और अपना बोरिया बिस्तरा समेटकर गुजरात आते हैं और बीजेपी को ज्वाइन करते हैं। 2011 में प्रशांत किशोर बीजेपी के लिए एक स्ट्रेटेजिस्ट के रूप में वर्क करने लगते हैं। स्ट्रेटेजिस्ट होता क्या है, उनको पहले समझें। स्ट्रेटेजिस्ट एक ऐसे व्यक्ति होते हैं जो किसी पॉलिटिक्स पार्टी के पीछे रहकर इलेक्शंस के लिए रणनीति बनाते हैं। कैसे इस पार्टी के अंदर अधिक से अधिक लोगों को जोड़ा जाए, कैसे लोगों को इस पार्टी के ऊपर ट्रस्ट कराया जाए और इलेक्शंस के लिए किस तरह की रैली निकाला जाए, किस तरह की एडवर्टाइजमेंट किए जाए और जनता के समक्ष किस तरह की प्रोपोगेंडा को फैलाना है, जिससे जनता आपके ऊपर विश्वास करे। इन्हीं सब बातों को कंसीडर करते हैं एक स्ट्रेटेजिस्ट
और एक स्ट्रेटेजिस्ट का मकसद ही होता है उस पार्टी को जीत दिलाना, और प्रशांत किशोर जी इस काम में माहिर थे। प्रशांत किशोर ने नरेंद्र मोदी को गुजरात के विधानसभा इलेक्शंस में चीफ मिनिस्टर बनने में अपना योगदान दिए थे। इस समय प्रशांत किशोर को इतने सारे लोग जानते नहीं थे, क्योंकि प्रशांत किशोर उस समय पर्दे के पीछे रहकर काम करते थे। जब प्रशांत किशोर ने 2014 के लोकसभा इलेक्शंस में बीजेपी को जीतने में मदद किए और बीजेपी पूर्ण बहुमत से सत्ता में आए, इसके बाद प्रशांत किशोर को लोग एक स्ट्रेटेजिस्ट के रूप में जानने लगे। इसके बाद प्रशांत किशोर ने बीजेपी के लिए कई तरह के एडवर्टाइजमेंट दिए, जैसे चाय पे चर्चा, 3D रैलियां, रन ऑफ यूनिटी, मंथन और सोशल मीडिया प्रोग्राम शामिल थे। 2014 के एंड होते होते प्रशांत किशोर बीजेपी को छोड़ देते हैं। इसके बाद प्रशांत किशोर जी नीतीश कुमार और लालू यादव के महागठबंधन करने में अपना पूर्ण योगदान देते हैं और 2015 के विधानसभा इलेक्शंस में महागठबंधन को जीत दिलाने में सफल होते हैं। इसके बाद प्रशांत किशोर ने 2017 में पंजाब के विधानसभा इलेक्शंस में कांग्रेस के उम्मीदवार कैप्टन अमरिंदर सिंह को चीफ मिनिस्टर बनाने में इम्पोर्टेंट भूमिका निभाए थे। 2019 में प्रशांत किशोर ने YS जगन मोहन रेड्डी को आंध्र प्रदेश के विधानसभा इलेक्शंस में चीफ मिनिस्टर बनने में अपना योगदान दिए थे। 2020 में दिल्ली के विधानसभा इलेक्शंस में आम आदमी पार्टी को जीत दिलाने में इम्पोर्टेंट भूमिका निभाए थे। 2021 में तमिलनाडु विधानसभा इलेक्शंस में प्रशांत किशोर जी जिस पार्टी के लिए स्ट्रेटेजिस्ट बने, वहां उन्हीं के सरकार बने। प्रशांत किशोर जी ममता बनर्जी को CM बनने में अपना योगदान दिए हैं। प्रशांत किशोर जी ने कई पॉलिटिक्स पार्टी को अपने स्ट्रेटेजी से जीत दिलाए हैं। प्रशांत किशोर ने देखा जितने सारे लीडर हैं, जीत जाने के बाद कोई भी जनता के लिए काम नहीं करते हैं, सिर्फ और सिर्फ अपना झोला भरते हैं। वोट लेने के बहाने जनता से बड़े बड़े वादे करते हैं, लेकिन एक भी वादे पूरे नहीं करते हैं। जनता जिस हालात में रहते हैं उसी में रहने पड़ते हैं। नेताजी जीत जाने के बाद उस समाज में किसी प्रकार के कोई भी परिवर्तन नहीं करते हैं। जब प्रशांत किशोर ने देखा नेता जीत जाने के बाद जनता को सिर्फ और सिर्फ धूर्त बनाते हैं, तो प्रशांत किशोर 2021 में स्ट्रेटेजिस्ट के काम से इस्तीफा दे देते हैं। इसके कुछ टाइम बीत जाने के बाद प्रशांत किशोर ने लोगों के बातों को सुनने के लिए, लोगों को न्याय दिलाने के लिए 2 अक्टूबर 2022 में जन स्वराज की स्थापना की, जहां प्रशांत किशोर जी गांव-गांव में जाकर लोगों के एक वोट के कीमत को बताते हैं और जनता को कहते हैं आपके एक वोट से बिहार में कितना परिवर्तन हो सकते हैं, उसके ऊपर डिस्कशंस करते हैं। बिहार के इंफ्रास्ट्रक्चर्स के ऊपर बात करते हैं, बिहार के एजुकेशन सिस्टम को सुधारने की बात कहते हैं, बिहार में युवाओं को कैसे रोजगार दिए जाए। प्रशांत किशोर जी ये नहीं कहते हैं कि हम इतने लोगों को नौकरी दे देंगे, जैसे अन्य नेता स्टेज पे चढ़कर गले फाड़ फाड़ कर कहते हैं ना कि हम इतने लोगों को नौकरी दे देंगे। बोल तो ऐसे रहे हैं, लगते हैं फैक्ट्री इनके बाप ने लगा के रखे हैं। अरे आप फैक्ट्री लगाने की बात कहें, कंपनी लगाने की बात कहें, इंफ्रास्ट्रक्चर्स को बढ़ाने की बात कहें, तो लोगों को अपने आप रोजगार मिलेंगे। लेकिन नहीं, बिहार के मूल चेतन मंत्री सब सिर्फ और सिर्फ हवाबाजी करेंगे, अपने बारे में सोचेंगे और अपने परिवार के बारे में सोचेंगे। वहीं प्रशांत किशोर जी 2019 में महाराष्ट्र के विधानसभा इलेक्शंस में अपने स्ट्रेटेजिस्ट से जिस पार्टी में थे उस पार्टी को जिताए। वह पार्टी जीत जाने के बाद तो जाहिर सी बात है कि वो आपसे पूछेंगे ही कि आपको क्या चाहिए। प्रशांत किशोर जी अपने लिए क्या मांगे, आप
खान सर के मुंह से सुनिए। आप लोगों ने एक नाम सुना होगा, प्रशांत किशोर, जन स्वराज वाला। तो महाराष्ट्र इलेक्शन में जब वो थे तो जब उनसे पूछा गया था कि आप क्या चाहते हैं, तो उन्होंने बोला था जो बिहारी मजदूरी करने आएगा उनको बिहारी कह के मारिएगा नहीं, यही मेरा फीस है। वहीं हमारे बिहार के नीतीश बाबू जो उच्च कोटि के नीच प्राणी हैं, जो सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। अभी हाल ही में लोकसभा का इलेक्शन हुआ जिसमें बीजेपी उस मोड़ पे खड़े थे जहां नीतीश कुमार के समर्थन के बिना बीजेपी की सरकार नहीं बनती। चाहे नीतीश कुमार जो भी मांगते उनको देने पड़ते बीजेपी को सरकार बनाने के लिए। लेकिन जानते हो नीतीश कुमार जैसे तुच्छ प्राणी ने अपने लिए क्या मांगे? सिर्फ एक मंत्री पद मांगे, क्योंकि नीतीश कुमार को पता है बिहार के जनता उनको इस बार चप्पल के माला पहनाएंगे। नीतीश कुमार के पास मांगने के लिए पूरा समुद्र थे। प्रशांत कुमार जी ने बिहार में एक बड़ी अच्छी बात कही, नीतीश जी मंत्रालय मांगने के बजाय मोदी जी से ये कह दें कि मोदी जी बिहार के हर शहर में एक फैक्ट्री लगवा दो। कितनी अच्छी बात कह रहा है वो आदमी। लेकिन कहते हैं ना, गधों को सींग आना पॉसिबल है, लेकिन नीतीश कुमार को बुद्धि आना इम्पॉसिबल है। अब निर्णय आपके हाथों में है। आप बिहार के लिए किस तरह के मुख्यमंत्री चाहते हैं, जो अपने बारे में सिर्फ सोचे या पूरे समाज के कल्याण के बारे में? आप बिहार को अनपढ़ के हाथों में सौंपना चाहते हैं या एक पढ़े लिखे व्यक्ति के हाथों में? ये निर्णय आपके एक वोट डिसाइड करेंगे।